Okay, so let's start with the new chapter, that is equilibrium. Equilibrium beta, first and foremost thing that what do we mean by equilibrium? Equilibrium होता क्या है? बात आती है that what do we mean by equilibrium? So equilibrium point एक ऐसा point होता है बेटा रिएक्शन में जहां पर क्या चीज होती है, that rate of forward reaction becomes equal to rate of backward reaction. सर मतलब बेटा एक ऐसा पॉइंट है किसी भी एक रिएक्शन में, पहली बात तो किस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आता है, जो भी रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन होती है. रिवर्सिबल क्या होती है? जो दोनों डायरेक्शंस में प्रोसीड कर सकते हैं. इट कैन मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एज वेल एज इट कैन मूव इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. जो भी ऐसी रिएक्शंस होती हैं उन रिएक्शंस में ही इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो सकता है. किसी और रिएक्शन में इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश कभी भी नहीं हो सकता. ठीक है, अब सर ये होता क्या है? मान लो एक रिएक्शन मैं दिखाता हूं आपको. मान लो ये रिएक्शन है बेटा, A टाइम्स ऑफ A गैस प्लस B टाइम्स ऑफ B गैस इज इन इक्विलिब्रियम विद C टाइम्स ऑफ C गैस प्लस D टाइम्स ऑफ D गैस. इस रिएक्शन को हम नाम देते हैं बेटा रिवर्सिबल रिएक्शन, जिसमें फिश लाइक एरो दिखेगा आपको जो दोनों डायरेक्शंस में मूव करेगी रिएक्शन. यस, जो भी ऐसी रिएक्शंस होंगी जिसमें बेटा आपके पास फिश लाइक एरो आपको दिखेगा, दीज पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिएक्शंस वी कॉल देम टू बी द रिवर्सिबल रिएक्शन. एंड इन रिवर्सिबल रिएक्शंस ओनली वी कैन ऑब्टेन इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम उन्हीं रिएक्शंस में आ सकता है जो भी रिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं. अब सर ये होता क्या है इक्विलिब्रियम, ये तो पता लगे. लेट्स से किसी भी एक पर्टिकुलर रिएक्शन की बात करता हूं. मैं बोलता हूं कि मान लो यही रिएक्शन एट टाइम t इज इक्वल टू 0 मैंने रिएक्शन स्टार्ट करी. उस पॉइंट ऑफ टाइम पे बेटा इसकी कॉन्सेंट्रेशन थी 10 मोलर, इसकी कॉन्सेंट्रेशन थी 10 मोलर, और जिस टाइम पे रिएक्शन स्टार्ट होती है बच्चा उस पॉइंट ऑफ टाइम पे प्रोडक्ट्स 0 होते हैं. अभी तो बने ही नहीं है प्रोडक्ट्स. सो लेट्स टेक दिस टू बी 0 एंड दिस टू बी 0 एट टाइम t इज इक्वल टू 0 जब रिएक्शन स्टार्ट करी. किसी टाइम t इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स पे अगर मैं बात बोलूं तो ये क्या हो गया बेटा उस टाइम पे, मान लो 9 मोलर 1 मोलर एंड 1 मोलर. क्योंकि बेटा रिएक्टेंट्स यूज्ड अप होंगे तभी तो प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, और जितना रिएक्टेंट यूज अप होएगा उतना ही प्रोडक्ट फॉर्म होएगा अकॉर्डिंग टू देयर स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स. इनके अकॉर्डिंग एट टाइम t इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स की अगर मैं बात बोलूं बेटा, तो this would come out to be 8 molar 2 molar and 2 molar. At time t is equal to 15 seconds, this would be 7 molar 3 molar. At time t is equal to 20 seconds, 7 molar 3 molar. Time t is equal to 25 seconds, 7 molar 3 molar. And we are proceeding forward with any time, let's say 100 seconds, 7 molar 3 molar and 3 molar. तो अगर आप इस रिएक्शन में देखते हो तो बेटा एक पॉइंट के बाद concentration of the reactants and products became constant. After that point the concentration of reactant and product is not changing. कोई चेंज नहीं आ रहा concentration of reactant और concentration of product में after that particular point. तो आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब इस पॉइंट ऑफ टाइम के बाद अगर मैं बोलूं तो रिएक्शन स्टॉप हो गई है, रिएक्शन चल ही नहीं रही, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशंस जब चेंज नहीं हो रही इसका मतलब रिएक्टेंट यूज होके प्रोडक्ट नहीं बना रहा और प्रोडक्ट कंबाइन होके रिएक्टेंट बैक नहीं बना रहा. अदरवाइज देयर वुड हैव बीन द चेंजेस इन द कॉन्सेंट्रेशन, बट इट्स रिमेनिंग सेम, मीनिंगली द रिएक्शन हैव स्टॉप्ड, दैट यू आर प्रिज्यूमिंग. बट
ऐसा ही पॉइंट किसी रिएक्शन में जहां पर कॉन्सेंट्रेशन जिस पॉइंट के बाद कांस्टेंट हो जाती है, उस पॉइंट के बाद कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंजेस नहीं आते, प्रोवाइडेड इफ द टेम्परेचर इज मेंटेन्ड कांस्टेंट, दैट पॉइंट वी कॉल इट टू बी द इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्योंकि बेटा उस पॉइंट पे जितने रिएक्टेंट यूज्ड अप हो रहे हैं उतने वो प्रोडक्ट बना के दे रहे हैं, और जितना प्रोडक्ट यूज्ड अप हो रहा है उतना वो वापसी रिएक्टेंट बना के दे रहा है। द रिएक्टेंट्स, the rate of formation of the product and the rate of formation of reactant is becoming equal। A और B जितने यूज हुए C और D बनाने के लिए, उतने ही C और D कंबाइन हुए A और B वापसी बनाने के लिए। आपको क्या लग रहा है? दैट रिएक्शन स्टॉप हो गई। क्यों? क्योंकि जितनी फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन आई उतनी ही रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चली गई। बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन it seems to us that the reaction have stopped at that point. So that point in the reaction जहां पे rate of forward reaction becomes equal to rate of backward reaction, that point we call it to be the equilibrium point। उस point को हम क्या नाम देते हैं बेटा? इक्विलिब्रियम पॉइंट का नाम देते हैं। सो एट इक्विलिब्रियम क्या चीज होती है बेटा? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। उस पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं बेटा? इक्विलिब्रियम point, provided that temperature is maintained constant। मतलब there is no change in temperature। मतलब मान लो अगर इस point of time पे equilibrium आया, thereafter अगर temperature same रहेगा तो ही equilibrium establish रहेगा। हो सकता है इस point से यहाँ पे आने में same रहता temperature, उसके बाद आपने temperature में कुछ variation कर दी, तो हो सकता है फिर बाद में क्या होगा? 6 मोलर 6 मोलर 4 मोलर 4 मोलर, फिर 2 2 8 8, और इवेंचुअली ये पूरा खत्म होके प्रोडक्ट पूरा फॉर्म करके दे देगा आपको। सो दैट पर्टिकुलर पॉइंट इन द रिएक्शन जहां पे कॉन्सेंट्रेशन सेम हुई एंड दैट कॉन्सेंट्रेशन वुड रिमेन सेम टिल द पॉइंट आप टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हो। अगर टेम्परेचर में आपने जरा भी वेरिएशन करी तो इक्विलिब्रियम वुड नॉट रिमेन इन दैट रिएक्शन। आया था, आके चला गया, बट मेंटेन्ड नहीं रहेगा अगर आपने टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रखा तो। So a point in the reaction where certain observable properties like concentration, pressure, temperature remains constant is given the name of the equilibrium point, and at equilibrium point rate of forward reaction becomes equal to rate of backward reaction। कभी भी इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन स्टॉप नहीं होती है। अगर आपको लग रहा है इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन स्टॉप हो गई है तो इट्स नॉट द केस। इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज डायनेमिक इन नेचर, इट इज नेवर एवर स्टैटिक इन नेचर। वो कभी भी स्टैटिक नेचर का नहीं होता, वो ऑनगोइंग रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आता है, स्टॉप्ड रिएक्शन में कभी भी इक्विलिब्रियम नहीं आता। इट्स ऑलवेज ऑफ डायनेमिक नेचर। Got it? Let's take an example. For example, आप अगर मैं बात करता हूँ water gets converted to ice at 0 डिग्री सेल्सियस, और जब आप उस आइस को ओपन एटमॉस्फेयर में रख दोगे, मान लो 15 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री पे आपने रखा, वो मेल्ट होके फिर से वाटर बना देती है। मैं मानता हूँ कि लेट्स से एक पर्टिकुलर हाइपोथेटिकल टेम्परेचर मान लिया मैंने 8 डिग्रीज पे अपने मैंने रेफ्रिजरेटर को ट्यून कर दिया 8 डिग्रीज पे। मेरे रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर 0 डिग्रीज नहीं है, इट्स 8 डिग्रीज। आपने पानी रखा रेफ्रिजरेटर में इस पॉइंट पे, हो सकता है 1 घंटे बाद क्या हुआ, थोड़ी सी उसमें आइस मिलेगी आपको, अब थोड़ा सा वाटर होगा उसमें, ना तो पूरा आइस बनी होगी ना ही पूरा वाटर होएगा। और प्रोवाइडेड अगर आपने 8 डिग्री सेल्सियस ट्यून कर रखा है और वो 8 ही कांस्टेंट रहता है, अगर उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मान लो कि इक्विलिब्रियम आ गया है,
हमें नहीं पता कब आएगा, मैं मान रहा हूं आ गया इक्विलिब्रियम, जितनी आइस है और जितना वाटर है वो आपने चेक कर लिया, इतनी आइस और इतना वाटर अभी है और इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम आ चुका है। आप उसको 1 घंटे बाद देखो, आप उसको 2 घंटे बाद देखो, आप उसको 1 दिन बाद देखो, 2 दिन बाद देखो, 1 साल बाद देखो, आपको उतना ही वाटर उतनी ही आइस मिलेगी उसमें जितना इनिशियल पॉइंट पे आपने देखा होगा जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हुआ था, प्रोवाइडेड दैट द टेम्परेचर इज ट्यून्ड एट 8 डिग्री सेल्सियस। मतलब 8 डिग्री सेल्सियस पे जितना आइस वाटर में कन्वर्ट हो रही है उतना ही वाटर वापसी आइस में कन्वर्ट होता जा रहा है, जिसकी वजह से हमें ऐसा लग रहा है दैट रिएक्शन स्टॉप हो गई है, बट रिएक्शन हैवंट स्टॉप्ड, इट्स गोइंग ऑन, इट्स प्रोसीडिंग with the same speed in the forward direction as well as in the backward direction। बात समझ गए? उस पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं बेटा? इक्विलिब्रियम पॉइंट। पक्का से? at that point concentration, pressure, temperature all remains constant and rate of forward reaction becomes equal to rate of backward reaction। बात समझ गए? अब बेटा इक्विलिब्रियम कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स। हमने जो बात कर रहे हैं, हमारा चैप्टर वैसे 2 पार्ट्स में सब डिवाइडेड है, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड आयनिक इक्विलिब्रियम। तो पहले हम जो बात करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम पे करेंगे। अब केमिकल इक्विलिब्रियम में भी क्या होता है, पहले हम बात करते हैं बेटा फिजिकल इक्विलिब्रिया की। and second we talk about the chemical equilibria, physical equilibria and chemical equilibria। बेटा फिजिकल इक्विलिब्रिया कब आता है? फिजिकल इक्विलिब्रिया बेसिकली कम्स इन द स्टेट चेंज रिएक्शन, मतलब H2O सॉलिड से H2O गैस, H2O लिक्विड से H2O सॉलिड, H2O सॉलिड से H2O लिक्विड, H2O लिक्विड से H2O सॉलिड, किसी भी स्टेट चेंज रिएक्शन में वी से दैट देयर इज फिजिकल इक्विलिब्रियम बीइंग established in that reaction wherever there is a state change reaction। अगर स्टेट चेंज रिएक्शन की आप बात कर रहे हो तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? फिजिकल इक्विलिब्रिया रिएक्शन की बात करते हैं, दैट उस पर्टिकुलर रिएक्शन में फिजिकल इक्विलिब्रिया एस्टैब्लिश हो गया। तो फिजिकल इक्विलिब्रिया इज बेसिकली बीइंग एस्टैब्लिश्ड इन अ स्टेट चेंज रिएक्शन। बात समझ गए? चले आगे, ये कर लिया नोट डाउन सब? जल्दी से करो, आगे चलते हैं। Okay, let's move further now। So discussing about physical equilibria now। तो बेटा फिजिकल इक्विलिब्रियम किस में एस्टैब्लिश होता है? स्टेट चेंज रिएक्शन में। कोई भी रिएक्शन में अगर स्टेट चेंज हो रही है तो उस रिएक्शन में वी से दैट देयर इज फिजिकल इक्विलिब्रियम बीइंग एस्टैब्लिश्ड। मैं कोई एक एग्जांपल लिख देता हूं, H2O liquid to H2O gas या solid। In this particular reaction we can say that there is a physical equilibrium being established at a particular point in the reaction। अब there are few characteristics of any particular equilibrium, be it a physical equilibrium, be it a chemical equilibrium। So let's start with that। इसको लिख लो and give the heading characteristics of physical equilibrium। Characteristics of physical equilibrium after this। Characteristics of physical equilibrium। हाँ जी, let's write down। First thing, सबसे पहला write down first point characteristics of physical equilibrium में at equilibrium at equilibrium certain observable properties
certain observable properties, that is temperature, pressure, concentration, etc. Temperature, pressure, concentration, etc. remains constant. सेकेंड पॉइंट लिखो बेटा. सेकेंड पॉइंट, इक्विलिब्रियम कैन ओनली बी एस्टैब्लिश्ड इन अ equilibrium can only be established in a second point is equilibrium can only be established in a closed vessel अगर बेटा closed होएगी, not open from the top, then and only then the equilibrium can be established. क्योंकि बच्चा अगर कोई भी रिएक्शन में मान लो कि ओपन वेसल है और कोई गैस फॉर्म हो रही है, तो गैस क्या होगा, फॉर्म होने के बाद इवेपोरेट कर जाएगी बेटा, एस्केप आउट हो जाएगी. और अगर इक्विलिब्रियम मिक्सचर में से कुछ भी चीज, चाहे वो रिएक्टेंट चाहे वो प्रोडक्ट, कुछ भी चीज अगर रिएक्शन वेसल को छोड़ के चली जाती है, तो यू कैन नॉट अचीव इक्विलिब्रियम इन दैट. All the things should remain in the reaction vessel for the equilibrium to be established in it. अगर कोई भी चीज चली गई तो equilibrium establish नहीं हो पाएगा. Got it? Next point लिखो बेटा. Third point is that at equilibrium rate of forward reaction becomes equal to rate of backward reaction. Rate of forward reaction becomes equal to rate of backward reaction. Next point, equilibrium is always of dynamic nature. Equilibrium is always of dynamic nature. Next point, equilibrium can be achieved from either direction, that is फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड. दोनों में से किसी डायरेक्शन से भी आप इक्विलिब्रियम को अचीव कर सकते हो. कहने का मतलब क्या है बच्चा, इट कुड बी पॉसिबल मैंने रिएक्टेंट्स लिए, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा था तब इक्विलिब्रियम आया. इट कुड बी पॉसिबल आपने प्रोडक्ट लिया एंड प्रोडक्ट से रिएक्टेंट ऑब्टेन करने की कोशिश कर रहे थे तब इक्विलिब्रियम आया. सो इक्विलिब्रियम कुड बी एस्टैब्लिश्ड फ्रॉम फॉरवर्ड साइड एज वेल एज फ्रॉम द बैकवर्ड साइड. मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट पे जाते हुए भी इक्विलिब्रियम आप एस्टैब्लिश करा सकते हो और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट पे आते हुए भी हम इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करा सकते हैं. गॉट इट? पक्का? नेक्स्ट पॉइंट लिखो बेटा. catalyst have no effect on the equilibrium concentrations. Catalyst have no effect on the equilibrium concentrations. कहने का मतलब क्या है बेटा, अभी जो हमने रिएक्शन देखी थी ये वाली, मान लो इस रिएक्शन में हमने कैटलिस्ट यूज नहीं किया था, तब इक्विलिब्रियम कब आ रहा था, 15 सेकेंड्स पे आ रहा था और कॉन्सेंट्रेशंस ये थी. अब मान लो अगर हमने कैटलिस्ट यूज करके रिएक्शन करी, यही वाली रिएक्शन, तब भी बेटा इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशंस यही आएंगी. बस क्या होगा, अब इक्विलिब्रियम 15 सेकेंड्स पे ना आके हो सकता है 5 सेकेंड्स पे ही आ जाए, फास्ट आ जाएगा. क्यों? क्योंकि कैटलिस्ट का काम होता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एज वेल एज रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों को
सेम स्पीड से स्पीड अप करता है। जितना फॉरवर्ड को स्पीड अप कर रहा है उतना ही बैकवर्ड को भी स्पीड अप करता है, जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम पॉइंट कैन बी अचीव्ड अर्ली, बट इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस वुड नॉट चेंज, दैट्स फॉर श्योर। वो कभी चेंज नहीं होगी, वो तो कांस्टेंट रहेगी ही रहेगी। बात समझ गए? पक्का? सो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस वुड नेवर एवर चेंज, बी इट यू आर यूजिंग द कैटलिस्ट, बी इट यू आर नॉट यूजिंग द कैटलिस्ट, यू आर डूइंग द रिएक्शन विदाउट द कैटलिस्ट। क्लियर? चले आगे। पक्का? ठीक है। नाउ सो फिजिकल इक्विलिब्रियम की सारी कैरेक्टरिस्टिक सबको क्लियर है अच्छे से? आगे चल सकता हूं? लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है बेटा? ध्यान से सुनेंगे अच्छे से। लॉ ऑफ मास एक्शन हम लोगों को बोलता है दैट कोई भी एक रिएक्शन है, मान लो ये, चलो पहले बता देता हूं, फिर एक चीज उससे पहले और कर लेते हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन से रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन देख लेते हैं, फिर आते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन पे। सो reversible reaction and one is the irreversible reaction. So बेटा reversible reaction के लिए अगर मैं लिखना चाहूं तो I can write A times of A gas plus B times of B gas is reversible with C times of C gas plus, इसका मतलब है बेटा दैट दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज ऑफ रिवर्सिबल नेचर। कैसे पता लगा सर आपको? इससे पता लगा, अगर आपको किसी भी रिएक्शन में डबल हेडेड एरो मिलते हैं, फॉरवर्ड का भी और बैकवर्ड का भी, देयर इज अ डबल हेडेड एरो बीइंग ऑब्टेन्ड, दैट पर्टिकुलर रिएक्शंस वी कॉल देम टू बी द रिवर्सिबल रिएक्शंस, मीनिंगली that A and B gets converted to product C and D, as well as C and D reacts back to give us A and B. Either thing can be possible. Out of the two कोई भी चीज हो सकती है, और दोनों चीजें होंगी, कोई भी नहीं कहूंगा, दोनों चीजें होंगी अगर वो रिवर्सिबल रिएक्शन है तो। क्लियर विद दिस? अच्छे से आगे चल सकता हूं? आगे next comes the case irreversible reaction. बेटा irreversible reactions क्या होती हैं? ऐसी reactions जो either forward direction में जाएगी या backward में जाएगी, दोनों में नहीं जाएगी। यहां पे मैंने कहा दोनों directions में proceed करेगी और करती है अगर वो रिवर्सिबल है तो। अगर वो बेटा इरिवर्सिबल है देन दैट रिएक्शन वुड बी दिस, A टाइम्स ऑफ A गैस प्लस B टाइम्स ऑफ B गैस इज इरिवर्सिबल टू C टाइम्स ऑफ C गैस प्लस D टाइम्स ऑफ D गैस, इज इरिवर्सिबल टू C टाइम्स ऑफ C गैस प्लस D टाइम्स ऑफ D गैस। गॉट इट? पक्का? बोलो बेटा, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कुछ पूछना है? चलें आगे। रिवर्सिबल इरिवर्सिबल क्लियर टू ऑल ऑफ अस? ठीक है। नाउ कम्स अ नेक्स्ट चीज जो हम पहले करने जा रहे थे, दैट इज लॉ ऑफ मास एक्शन। What it states, सबसे पहले तो ये चीज देखते हैं, फिर उसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखेंगे क्या होती है। तो आपके पास एक रिएक्शन शो करी मैंने, तो बेटा हम जो भी बात करेंगे पूरे चैप्टर में वी वुड बी डिस्कसिंग ऑफ दिस रिएक्शन, क्योंकि अगर इरिवर्सिबल रिएक्शन है तो उसमें कभी इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो ही नहीं सकता, तो हम इसके बारे में तो बिल्कुल बात ही नहीं करेंगे, ये हमारे कंसर्न की चीज ही नहीं है। हमारे कंसर्न की चीज क्या है?
रिवर्सिबल, अगर हम बात करेंगे तो ओनली रिवर्सिबल, नॉट इरिवर्सिबल, ठीक है। लॉ ऑफ मास एक्शन, व्हाट इट सेज, A times of A gas plus B times of B gas is reversible with C times of C gas plus D times of D gas। ये है बेटा एक रिएक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन स्टेट्स दैट द रेट ऑफ अ पर्टिकुलर रिएक्शन, इधर समझ लोगे तो ज्यादा अच्छा होगा, फिर उसके बाद लिख भी लेना, मैं डिक्टेट नहीं कर रहा अभी, बाद में लिखवा दूंगा। बोलता है किसी भी एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए रेट ऑफ दैट पर्टिकुलर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मासेस ऑफ द सब्सटेंसेस इन्वॉल्व्ड इन दैट। सर मतलब मान लो अगर मैं फॉरवर्ड रिएक्शन के रेट की बात करता हूँ, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, तो बोलता है किसी भी रिएक्शन का रेट किस पे डिपेंड करेगा, एक्टिव मासेस ऑफ द सब्सटेंसेस इन्वॉल्व्ड इन दैट रिएक्शन। सर मतलब क्या है इसका, बेटा फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए सब्सटेंसेस इन्वॉल्व क्या होंगे, ए बी और सी डी। ए बी क्योंकि सी डी तो अभी बना ही नहीं होगा, सी डी तो बनेगा ना जाके, सी डी तो बना ही नहीं है। सो ए एंड बी की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी उस पर डिपेंड करेगा कौन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। एक्टिव मासेस जो है बेटा वो कॉन्सेंट्रेशन को बोलते हैं हम एक्टिव मासेस। तो मैंने क्या कहा, रेट ऑफ एनी रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मासेस ऑफ द सब्सटेंसेस इन्वॉल्व्ड इन इट, चाहे कोई भी सब्सटेंस इन्वॉल्व है उसमें, उसके एक्टिव मासेस पे डिपेंड करते हैं। और एक्टिव मासेस क्या होते हैं, कॉन्सेंट्रेशंस होती है। ऐसे ही अगर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन देखना है तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ C एज वेल एज एक्टिव मास ऑफ D, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C एज वेल एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, गॉट इट। ये बात बोलता है हमसे कौन, लॉ ऑफ मास एक्शन। बात समझ गए पक्का। अब लिखो स्टेटमेंट क्या बोलता है, इट स्टेट्स दैट rate of a reaction, it states that rate of a reaction is directly proportional to, it states that rate of a reaction is directly proportional to active masses of rate of a reaction is directly proportional to active masses of substances involved in it। Rate of a reaction is directly proportional to active masses of substances involved in it, got it। आओ अब हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखते हैं इसकी क्या होती है। सो लेट्स से रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, तो बेटा हम बोल सकते हैं दैट रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू active mass of C into active mass of D and that would be raised to their stoichiometric coefficient, जो भी उनका stoichiometric coefficient है। चलो stoichiometric coefficient की मैं आपसे बात थोड़ी देर में करूंगा, तो यहाँ पे मैं क्या ले लेता हूँ, खाली A, खाली B, खाली C और खाली D, जिनके stoichiometric coefficients क्या है, 1 1 है सबके, मान लो ये है। दिस इज रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। ऐसे ही रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगा बेटा, वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी डी। क्यों लिख लिया मैंने, और कोई बोल भी नहीं रहा, ए बी होना चाहिए ना फॉरवर्ड के लिए, तो सी डी कैसे आ जाएगा,
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। बैकवर्ड के लिए क्या होगा, सी एंड, होगा ऐसा, ठीक है। अब बेटा मैं प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए आई एम इंप्लीमेंटिंग अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ओवर देयर। सो लेट्स से रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू के बी इंटू के ए, के एफ बोलता हूं, बी नहीं, फॉरवर्ड के लिए के एफ इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए into concentration of B, because it's a forward reaction, and rate of backward reaction is equal to Kb into concentration of C into concentration of D। कोई डाउट्स किसी को इसमें? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट्स मैंने लिख दिया है, फॉरवर्ड के लिए के एफ, बैकवर्ड के लिए के बी। लेट दिस बी इक्वेशन 1 एंड दिस बी इक्वेशन 2, एंड वी नो दैट क्या, दैट एट इक्विलिब्रियम what is the case, that rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction। ठीक है बेटा, सो पुट कर लेते हैं दोनों को इक्वल। सो के एफ इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज इक्वल टू के बी इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी, और kf by kb is concentration of C into concentration of D by concentration of A into concentration of B। बोलो बेटा, होगा ऐसा पक्का से? एंड कांस्टेंट बाय कांस्टेंट would be a new constant, let that new constant be k। kf भी एक constant था, kb भी एक constant है, 10/2 is a new constant 5 ना बेटा। ऐसे ही constant by constant will generate another constant, let that another constant be k, which would be concentration of C into concentration of D by concentration of A into concentration of B। This thing is what we call it to be equilibrium constant। K is what we call it to be the equilibrium constant, that is the ratio of constant for forward reaction divided by constant of backward reaction। क्लियर है बेटा बात? क्लियर एवरीवन? नोट डाउन करो जल्दी से। बेटा कोई भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही सेटअप हो सकता है, मतलब एक बार इक्विलिब्रियम आ गया तो उसके बाद टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, उसके बाद चेंज होएगा तो आपका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। ये चीज है किसी भी रिएक्शन के लिए, चाहे वो केमिकल इक्विलिब्रियम हो चाहे वो फिजिकल हो, कोई भी इक्विलिब्रियम हो, इट वुड ऑलवेज बी एस्टैब्लिश्ड एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। विद द चेंज इन टेम्परेचर इक्विलिब्रियम वुड गेट डिस्टर्ब्ड।
चलिए आगे, ठीक है। वैभव कर लिया, ठीक है। अब सुनना बेटा, नेक्स्ट चीज हमारे पास, नेक्स्ट कम्स इज द लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। ये मैंने आपको पहले भी कराया है, फिर से सुन लो इसको। सेम वही रिएक्शन लेके चल रहा हूं बेटा, कोई एक जनरलाइज्ड रिएक्शन, A टाइम्स ऑफ A गैस प्लस B टाइम्स ऑफ B गैस इज इन इक्विलिब्रियम विद C टाइम्स ऑफ C गैस प्लस D टाइम्स ऑफ D गैस। लेट्स से दिस इज अ रिएक्शन। बोलते हैं कोई भी रिएक्शन में बेटा जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, that is basically the concentration of the reactants raised to their stoichiometric coefficient to concentration of products raised to their stoichiometric coefficient to concentration of reactants raised to their stoichiometric coefficient। जो अभी हमने पीछे K पढ़ा बेटा, वो K दो टाइप का हो सकता है, either it could be Kc और it could be K P। ये मैंने पहले जब थर्मो करा रहा था तब भी बताया था। सो लेट्स से मैं Kc लिखता हूं। सो क्या बोला मैंने बेटा, इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट्स दैट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ concentration of products raised to their stoichiometric coefficient to concentration of reactants raised to their stoichiometric coefficient। So I can say C raised to the power C, D raised to the power D by A raised to the power A and B raised to the power B। सिमिलरली अगर बेटा मैं Kp लिखना चाहूं, अगर मेरे पास क्वेश्चन में प्रेशर्स है एंड आई नीड टू फाइंड आउट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, Kp इज आल्सो द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ओनली। सो Kp वुड बी प्रेशर ऑफ C raised to the power C into pressure of D raised to the power D by pressure of A raised to the power A into pressure of B raised to the power B। इन दोनों चीजों को बेटा मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का ही नाम देता हूं, कुछ भी अलग नहीं है। अगर हमारे पास प्रेशर्स होंगे तो वी वुड फाइंड आउट Kp, अगर हमारे पास कॉन्सेंट्रेशंस होंगी तो वी वुड बी फाइंडिंग आउट Kc। बात समझे? पक्का क्लियर है बेटा ऑल ऑफ अस? चलो आगे, चलो। सो अब मैं आपको एक स्टेटमेंट भी लिख लो इसकी पहले, फिर मैं आपको एक चीज बताता हूं। राइट डाउन लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेटमेंट लिखो। इट स्टेट्स दैट equilibrium constant, it states that equilibrium constant is the ratio of concentration of products. It states that equilibrium constant is the ratio of concentration of products raised to their stoichiometric coefficient concentration of products raised to their stoichiometric coefficient to concentration of reactants raised to their stoichiometric coefficients, to concentration of reactants raised to their stoichiometric coefficient।
ठीक है बेटा, चलिए आगे। अब मैं आपको इक्विलिब्रियम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से समझा रहा हूं, ध्यान से देखना। Let's say there is a graph between rates of the reaction, forward reaction, backward reaction, rate है y एक्सिस पे, और x एक्सिस पे क्या लिया बेटा मैंने, let's say टाइम। एट टाइम t is equal to 0 पे अगर मैं बात करता हूं, when I just started the reaction, क्या मैं बोल सकता हूं at that point of time जो rate of forward reaction है that would be maximum, क्योंकि उस टाइम पे तो थे ही रिएक्टेंट्स, और रिएक्टेंट्स जब मैक्सिमम होंगे तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी मैक्सिमम होगी। यही चीज सिखाया हमें लॉ ऑफ मास एक्शन ने अभी, दैट रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स। तो एट टाइम t इज इक्वल टू 0, जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स मैक्सिमम है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी क्या मैं कह सकता हूं मैक्सिमम होगी, and with time it would, in the meanwhile जैसे जैसे टाइम आगे प्रोसीड करेगा, at time t is equal to 0 rate of backward reaction would be 0, क्योंकि प्रोडक्ट बने ही नहीं ना अभी, तो प्रोडक्ट बनेंगे तभी तो आपकी बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन चलेगी। प्रोडक्ट बनना स्टार्ट होएंगे, हो सकता है 5 सेकेंड्स पे, 10 पे, 20 पे, 30 पे, 50 पे स्टार्ट हुए, टिल दैट पॉइंट इट वुड बी 0। हाँ, अगर रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहे हैं तो शॉर्ट है, प्रोडक्ट बनेगा ही बनेगा, और प्रोडक्ट बनेगा तो प्रोडक्ट वुड अगेन रिएक्ट बैक टू गिव अस द रिएक्टेंट, बट रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन वुड बी स्लो कंपेयर टू दैट ऑफ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। क्यों? क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स अभी ज्यादा है और प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन कम है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। विथ टाइम ये चीज चेंज होना स्टार्ट होएगी, कॉन्सेंट्रेशन कम होना स्टार्ट होएंगे, रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स की बढ़ना स्टार्ट होएगी। क्या मैं कुछ ऐसा दिखा सकता हूँ एट टाइम t इज इक्वल टू 0 रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन यहां थी बेटा बोल सकते हैं विथ टाइम ये डिक्रीज होगी, कुछ ऐसा हो गई विथ टाइम मान लो, एंड टाइम t इज इक्वल टू 0 पे रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन यहां थी बेटा, with time it would increase and it would move like this, and thereafter उसके बाद अगर आप देखोगे तो दोनों के दोनों रेट्स एक दूसरे पे ओवरलैप करके चल रहे हैं बेटा। So at this point of time the equilibrium have been established, दिस इज इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्यों बेटा? क्योंकि एट दिस पॉइंट द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकेम इक्वल टू रेट ऑफ, और अगर ऐसा होता है तो उसी पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम पॉइंट का नाम देते हैं। तो दिस इज रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड दिस इज रेट ऑफ backward reaction, and where the rate of forward reaction became equal to rate of backward reaction, that point we call it to be the equilibrium point, and equilibrium तब तक रहेगा जब तक आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है। इस पॉइंट पे T इज कांस्टेंट, तभी ये यहां तक बेटा इक्विलिब्रियम चल रहा है। उसके बाद क्या हो जाएगा, थोड़े टाइम बाद ये पूरा का पूरा ऊपर चला जाएगा, ये पूरा का पूरा नीचे आ जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट्स बन गए सारे और रिएक्टेंट्स पूरे खत्म हो गए। बात समझ गए? पक्का? सो दैट पॉइंट वेयर द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, उस पॉइंट को हम क्या नाम दे देंगे? वी वुड कॉल दैट पॉइंट टू बी द इक्विलिब्रियम पॉइंट। उस पॉइंट को वी वुड से इट टू बी द इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्लियर? पक्का से? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कुछ पूछना है किसी को भी यहां तक? कुछ ना समझ में आया हो, यू कैन आस्क इट अप।
चल सकते हैं आगे फिर, ठीक है, आगे बढ़ जाऊं, नोट डाउन कर लिया ये सबने, बना लिया भाई, ये बनाना है तुम्हारे लिए बनाया है मैंने, मुझे भी यही लगा था जरूरत नहीं होगी बट फिर भी मैंने बना दिया। बना लो बेटा इसको, जरूरत है इसको बनाने की, ये तुम्हारे लिए ही बनाया है, मुझे तो आता था, मैंने सोचा तुम्हें भी बता देता हूँ, ठीक है। नाउ रिलेशनशिप बिटवीन KP and KC, रिलेशनशिप बिटवीन KP एंड KC, फिर वही सेम रिएक्शन से ही हम काम कर रहे हैं बेटा, A टाइम्स ऑफ A गैस प्लस B टाइम्स ऑफ B गैस गिव्स C टाइम्स ऑफ C गैस प्लस D टाइम्स ऑफ D gas. I am writing down two equilibrium constant reactions Kp as well as Kc both. So Kc क्या हो जाएगा बेटा? Would be concentration of C raised to the power C, D raised to the power D by A raised to the power A and B raised to the power B. Let this be equation 1. एंड ऐसे ही Kp की इक्वेशन बनाता हूं, Kp वुड बी प्रेशर ऑफ C रेज टू द पावर C इनटू प्रेशर ऑफ D रेज टू द पावर D बाय प्रेशर ऑफ A रेज टू द पावर A इनटू प्रेशर ऑफ B रेज टू द पावर B. दिस इज इक्वेशन 2. We know the ideal gas equation, that is PV is equal to or P is equal to N by V into RT लिख सकता हूँ बेटा. नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम कुछ होता है क्या? नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, मोलैरिटी, और कॉन्सेंट्रेशन हम कहते हैं मोलैरिटी को, मोलैरिटी. सो P इज इक्वल टू, क्या मैं लिख सकता हूं बेटा, MRT. M कैपिटल M इज फॉर द, क्लियर है सबको बात? आओ अब मैं ये इक्वेशन सारे के सारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स पे इंप्लीमेंट करना चाह रहा हूं. प्रेशर ऑफ A would be molarity of A into RT. Pressure of B would be molarity of B into RT. Pressure of C would be molarity of C into RT. And pressure of D would be equal to molarity of D into RT. Let's substitute these four in equation 2. Let's substitute PA, PB, PC, PD in equation 2. आओ बेटा, Kp is equal to M of C into RT raised to the power C into M of D into RT raised to the power D by M of A into RT raised to the power A into M of B into RT raised to the power B. लिख सकता हूं ऐसे बेटा मैं, और ये जो MA, MB, MC, MD है, क्या मैं इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिख के ABCD लिख लूं?
स्क्वायर ब्रैकेट इज इवेंचुअली द कॉन्सेंट्रेशन. ये क्या होता है? स्क्वायर ब्रैकेट इज कॉन्सेंट्रेशन ओनली. तो इसको अगर मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहूं तो शैल आई राइट लाइक दिस. देखना इधर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी इंटू रेज टू द पावर सी इंटू concentration of D raised to the power D by concentration of A raised to the power A into concentration of B raised to the power B into RT raised to the power, ऊपर क्या है? C और D, नीचे क्या है? तो C plus D minus A plus B. Can I write it like this? Yes or no? बोलो बेटा. ऑल ऑफ अस क्लियर? बेटा ये m क्या है? मोलैरिटी, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन. और कॉन्सेंट्रेशन को ही मैं स्क्वायर ब्रैकेट से लिखता हूं. तो इस m की जगह मैंने क्या लिख लिया? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C. इसकी जगह कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D, इसकी जगह कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A और इसकी जगह कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, सबका रेज टू दी पावर. अब बचा क्या? RT raised to the power C, RT raised to the power D, RT raised to the power A, RT raised to the power B. ऊपर क्या है? RT raised to the power C plus D. नीचे क्या है? RT raised to the power A plus B. बेस सेम, पावर वुड बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड डिपेंडिंग वो रिएक्टेंट्स में है, प्रोडक्ट्स में है. ठीक है, आगे चलते हैं. इसके बाद अब Kp क्या हो गया हमारा? अगर मैं इस चीज को देखता हूं बेटा, ध्यान से देखना, ये कुछ होता है क्या? ये होता है Kc. सो इट वुड बी Kc RT रेज टू द पावर. ये बेटा चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ही तो है. C और D प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स हैं, A और B रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स है. शैल आई राइट डेल्टा N? बोलो बेटा. दिस इज बेसिकली द रिलेशनशिप बिटवीन Kp एंड Kc वेयर डेल्टा N is equal to number of moles of products minus number of moles of reactants. जितने भी प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स हैं माइनस जितने भी रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स हैं, वी आर टेकिंग द डिफरेंस ऑफ देम एज डेल्टा N, एज डेल्टा N. ठीक है, पक्का समझ में आया? ऐसे ही लिख लिया बस, आ गया ना समझ में? डन? नोट डाउन कर लिया? ठीक है. गिव द हेडिंग नाउ, यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. क्या अरे भाई अभी टाइमिंग क्या हुआ है? अभी तो 8-10 हुए हैं, छुट्टी कर दो. क्या बात है, क्या बात है सच्ची. यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. ध्यान से सुनोगे बेटा आप. चाहे हमने कोई भी इक्विलिब्रियम देखा, Kp देखा या Kc देखा, दोनों में से कोई भी, फिर वही सेम चीज लेके काम कर रहा हूं. A टाइम्स ऑफ A गैस प्लस B टाइम्स ऑफ B गैस गिव्स C टाइम्स ऑफ C गैस प्लस D टाइम्स ऑफ D गैस. ये है बेटा. अगर हमको Kc लिखना है, Kc क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C रेज टू द पावर C, D रेज टू द पावर D बाय
a raised to the power a and b raised to the power b। अब बेटा किसी भी कॉन्सेंट्रेशन की अगर मैं बात बोलूं तो कॉन्सेंट्रेशन मींस मोलैरिटी, और मोलैरिटी की यूनिट्स क्या होती हैं? और मोल पर लीटर, और कैपिटल एम लिखते हो और मोलर लिखते हो, तो 99.9% टाइम्स आपको मोल पर लीटर मिलता है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा था और क्या बोलते हो। तो क्या मैं कह सकता हूं केसी की यूनिट्स हो जाएंगी बेटा बेटा ये भी मोल पर लीटर में है, ये भी, ये भी, ये भी, बेस तो सबका सेम है, चेंज क्या हो रहा है? पावर। न्यूमरेटर वाली पावर्स को ऐड कर सकता हूं, फिर जब डिनोमिनेटर वाली पावर्स ऊपर आएंगे तो दैट वुड बी सबट्रैक्टेड, सो आई एम राइटिंग इट टू बी डेल्टा एन। हाँ या ना? सिमिलरली Kp is pressure of C raised to the power C into pressure of D raised to the power D by pressure of A raised to the power A and pressure of B raised to the power। बेटा pressures can be in ATM, can be in bars, can be in pascals, can be in mmHg as well, ठीक है। सो Kp की यूनिट्स कैन बी ATM raised to the power delta n और बार raised to the power delta n और pascals raised to the power delta n और mmHg raised to the power delta n। Out of these four, any unit can be there for Kp। I am writing it over here where delta n would be number of moles of product minus number of moles of reactant or C plus D minus of A plus B। लिख लिया? Now I want to know one thing from all of us that Kp और Kc की वैल्यू, जो भी वैल्यू आ रही है XYZ एनी वैल्यू इट्स कमिंग आउट टू बी, क्या बताती है? बताती क्या चीज है Kp और Kc की वैल्यू? कुछ भी वैल्यू आई, मान लो Kc की वैल्यू आ गई 2.5 इंटू 10 रेज टू द पावर -26 मोल लीटर इनवर्स रेज टू द पावर -1 1 2, कुछ भी, क्या बताती है Kp की वैल्यू या Kc की वैल्यू? है बेटा कॉन्सेंट्रेशन कैसे बताएगी यार? कॉन्सेंट्रेशन तो ये है, ये चारों चीजें। और कुछ? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ वैल्यू ऑफ Kp और Kc? का सिग्निफिकेंस क्या है यार? इक्विलिब्रियम मान लिया, इक्विलिब्रियम पे ये वैल्यूज निकलती है, मतलब जब रिएक्शन मान लो इक्विलिब्रियम पे आ गई, जैसे मैंने दिखाया था सबसे पहले ही, मतलब हम Kp या Kc निकालना चाहें तो इस पॉइंट पे निकाल सकते हैं और किसी पॉइंट पे हम Kp Kc नहीं निकाल सकते। बट आई वांट टू नो दैट व्हाट इज एक्चुअली Kp और Kc सिग्निफाइंग टू अस। क्या रेट? यार वो तो
इक्विलिब्रियम पॉइंट पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाते हैं, बट केसी और केपी क्या सिग्निफाई कर रहा है? मैं तीन कंडीशंस बोलता हूं चलो आपको। मान लो एक में मैंने क्या लिया, केसी इज 2.5 इंटू 10 रेज टू द पावर -26, केसी इज 50, केसी इज 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर 20। ये तीन वैल्यूज मैंने आपको दे दी, तीन अलग अलग वैल्यूज हैं। क्या बता रहा है केसी, मुझे नहीं समझ में आ रहा। क्यों हम निकालना चाह रहे हैं, केसी का काम क्या है? सोचो क्यों निकाल रहे हो आप केपी केसी, क्या इसका सिग्निफिकेंस क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इट क्या पता चल रहा है इससे? शायद सोचोगे तो आंसर दे दोगे मेरे को, इसलिए बोल रहा हूं सोचो थोड़ा सा। तीन वैल्यूज मैंने आपके सामने लिख दी इसी वजह से। उस मोमेंट पे आके वो इक्विलिब्रियम हो जाएगा। किस मोमेंट पे आके? जब उसकी कॉन्सेंट्रेशन, देखो वैल्यू ऑफ केपी और केसी इज बेसिकली सिग्निफाइंग टू अस दैट जब इक्विलिब्रियम आया वो रिएक्शन में कौन सा पॉइंट था। मतलब कहने का क्या, जैसे मैंने अभी अभी रिएक्टेंट्स डाले, हो सकता है रिएक्टेंट्स डालते ही 2 मिनट में इक्विलिब्रियम आ गया, जस्ट डालते ही इक्विलिब्रियम आ गया, मतलब ऐसा पॉइंट अचीव हो गया जहां पे रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल हो गए। जैसे ही रिएक्टेंट्स डाले, अभी 2 मिनट ही हुए थे, इक्विलिब्रियम आ गया, तो मतलब रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत थोड़ी सी कम हुई होगी और प्रोडक्ट बहुत थोड़े से बने होंगे। अगर प्रोडक्ट बहुत थोड़े से बने हैं, रिएक्टेंट बहुत ज्यादा बचा हुआ है, तो क्या मैं कह सकता हूं ये वाली कंडीशन है? अगर वैल्यू ऑफ केपी और केसी बहुत छोटा आया, 10 रेज टू द पावर -26, इसका मतलब क्या है, इसकी वैल्यू बहुत छोटी आई। छोटी कब आएगी? जब न्यूमरेटर बहुत बड़ा होगा, सॉरी डिनोमिनेटर बहुत बड़ा होगा और न्यूमरेटर बहुत, न्यूमरेटर में प्रोडक्ट्स होते हैं, डिनोमिनेटर में रिएक्टेंट्स होते हैं। इससे क्या पता लग रहा है कि प्रोडक्ट्स बहुत कम है, रिएक्टेंट बहुत ज्यादा है। मतलब जब इक्विलिब्रियम आया उस टाइम जस्ट अभी 2 मिनट पहले या जस्ट अभी अभी रिएक्शन स्टार्ट हुई थी, उसी टाइम पे इक्विलिब्रियम आ गया। अब मान लो कोई रिएक्शन स्टार्ट हुई थी, उस रिएक्शन को होते हुए 1 घंटा हो गया था, उसके बाद इक्विलिब्रियम आया, तो मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट सेम थी, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था। वैल्यू देखो इसलिए क्या आई, 50 आई वैल्यू। तो मतलब जब इक्विलिब्रियम आया, रिएक्शन वाज एट द इंटरमीडिएट पॉइंट, ना ही रिएक्टेंट फेवर्ड रिएक्शन थी ना ही प्रोडक्ट फेवर्ड रिएक्शन थी, बीच में थी। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ऑलमोस्ट सेम थे उस टाइम पे। इट कुड बी पॉसिबल इक्विलिब्रियम कब आए, जब रिएक्शन इज अबाउट टू फिनिश, जस्ट खत्म होने वाली थी, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इक्विलिब्रियम आ गया। मतलब प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन वे बहुत ज्यादा है और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है। न्यूमरेटर बहुत सिग्निफिकेंटली ज्यादा है, रिएक्टेंट बहुत सिग्निफिकेंटली कम है। मतलब केसी की वैल्यू बहुत बड़ी आएगी, इसका मतलब दिस इज प्रोडक्ट फेवर्ड, this was reaction favored, and this is the reaction at the intermediate point when neither reactant is very much high nor product is very much high। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है बेटा, वो इवेंचुअली आपको बताती है at which point the reaction have achieved equilibrium, meaningly the extent to which the reaction have taken place when the equilibrium achieved। किस एक्सटेंट तक रिएक्शन हो चुकी थी, कब, जब इक्विलिब्रियम आया, वो ये चीज बताते हैं। ये तीन वैल्यूज मुझे बता रही हैं वो चीज। अब समझे क्या सिग्निफिकेंस क्या है, काम क्या करता है, होता क्या है वो तो देख लिया, बट
किस लिए यूज होता है, काम क्या करता है, वो ये काम है इसका, टू डिसाइड द एक्सटेंट टू विच द रिएक्शन हैव टेकन प्लेस व्हेन द इक्विलिब्रियम अचीव्ड। बोलो बेटा, कोई प्रॉब्लम्स, कोई डाउट्स, कुछ पूछना है जल्दी से, पक्का से, ठीक है। सो इसके बाद बेटा जो मेरे को मेजरली आपसे बात डिस्कस करनी है, दैट इज अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हमने पहले कर पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रिया, केमिकल इक्विलिब्रिया की भी वही कैरेक्टरिस्टिक होती है, कोई डिफरेंस नहीं होता, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है इक्विलिब्रिया की, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो केमिकल हो, दिस इज ऑल्सो अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रिया, फिजिकल और केमिकल। और फिजिकल केमिकल इक्विलिब्रिया हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स, सो आई एम नॉट dictating the chemical equilibria characteristics separately because they both are same, that's why, ठीक है। after that we would be discussing about the characteristics of equilibrium constant। और मैंने बोला कि ये चैप्टर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक केमिकल इक्विलिब्रिया, सेकंड आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम। तो केमिकल का कॉन्सेप्चुअल पार्ट I think I have discussed almost the 60% part of the conceptual part of the chapter। इसके बाद न्यूमेरिकल्स करने हैं, बट कॉन्सेप्ट I have discussed, दो कॉन्सेप्ट्स बचे हैं, and chemical equilibrium would be finished। Another half an hour concept would be finished for chemical equilibrium, then we would be starting off with the numericals of it। Got it? पक्का? थर्मो के जहाँ तक मुझे लगता है क्वेश्चंस नहीं करे होंगे, नहीं हुए होंगे, क्योंकि आप सोच रहे हो कि मैंने पूछा नहीं तो सर भूल गए हैं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। अगर हो गए थे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुए थे, जो डाउट्स हैं वो प्लीज, डाउट्स आप लोगों का फायदा होगा अगर डाउट्स पूछ लोगे, तो जो भी डाउट्स होंगे इन द नेक्स्ट क्लास, सबसे पहला काम यही आप करोगे, डाउट्स पहले पूछोगे, तब आगे प्रोसीड करेंगे क्लास को, so that you should clear it up and then we should move further with the next topic of the equilibrium। got it? जरूर से हो सकता है 1 2 3 जितने भी होंगे डाउट जरूर होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगे। क्लियर? चलो